नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों आपका जो लेसन है आज 5th लेसन है, लेकिन इसमें ये क्या थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे 6.3 लिखा हुआ है। लेकिन ये 5वां जो आपका अध्याय है लोकतांत्रिक अधिकार, उसके संबंध में है। तो उसी के अंदर हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकार यानी कि जो अधिकार है वो कौन कौन से अधिकार है और उनमें क्या क्या दिया गया है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और भी अधिक जानकारियां हम इसमें प्राप्त करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ताकि आसानी से हम समझ पाएं और अपने जो ज्ञान है उसे बढ़ा सकें। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अधिकार, विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज हैं। यानी कि विश्व के कई ऐसे लोकतंत्र है जिसमें क्या है कि जो भी हमारे जो अधिकार हैं, कोई सी भी लोकतंत्र के जितने भी अधिकार है या अन्य कोई भी अधिकार है, वो सब हमारे संविधान में निहित है। तो हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जो जरूरी है वो अधिकार हैं, उनको विशेष दर्जा दिया गया है और इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और बुनियादी जरूरी है उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। तीसरे अध्याय में हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि संविधान की प्रस्तावना। और आप पढ़ते होंगे कि जब भी आप अपना जो अध्याय है वो आप पढ़ते हैं या आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट वाले जो कवर आता है उसके ऊपर या फर्स्ट वाले पेज में या लास्ट वाले कवर के अंदर की इस तरफ आपको वहां पे संविधान की प्रस्तावना देखने को मिलेगी। जिससे मैं कोशिश करता हूँ, आई थिंक इसके अंदर नहीं है, इसमें आपको एक बार बता ही देता हूं, ताकि ये देखिए ये बुक है जिसके अंदर ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भारत की संविधान की प्रस्तावना ही है यहाँ पे। ठीक है, तो इनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जाएंगे, ताकि हम आसानी से समझ पाए कि हम अक्सर आखिरकार पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले तीसरे अध्याय के अंदर भी हमने पढ़ा था और आज की इस अध्याय के अंदर हम इसके आगे विस्तार से आगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। क्या कहता है, आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसके अंदर, और मैंने भी आपको अच्छे से समझाया था, उसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इन 3 चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वहां पे बात की गई थी और विस्तार से। तो मौलिक अधिकारों के इन जो वादे हैं इनको व्यवहारिक रूप देते हैं और ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। ये क्या है, भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता रहती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो 6 मौलिक अधिकारों में बटा हुआ है। तो जो 6 मौलिक अधिकार है इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आसानी से। तो आगे बात करते हैं, इसमें जो 6 अधिकार है तो इनके बारे में आप क्या बता सकते हैं। आपने पहले भी पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो एक आम नागरिक जो रहता है उसके लिए इनका जो मतलब होता है, ठीक ठीक क्या मतलब होता है, इन सभी के बारे में एक एक करके हम नजर डालेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता से आप समझ गए होंगे कि समान, सभी को समान। ठीक है, तो हमारा संविधान कहता है कि भारत सरकार यानी कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। भाई कोई भी कानून हो, कानून की समानता के, कानून का संरक्षण के संबंध में जो सरकार है वो या कानून कोई सा भी किसी भी व्यक्ति को इनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, इन्हीं में हम आगे चर्चा करते हैं कि इनका जो मतलब है वो मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो मतलब पर हम बात करते हैं कि मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का दर्जा या जो पद है चाहे जो हो, पर वह कानून में समान रूप से लागू होता है, इसे कानून का राज भी कहते हैं। सभी पर समान रूप से लागू होता है उसे ही कानून का राज कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है और इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। कभी कभी हो जाता है कि जिनके पास जो कानून के संबंध में थोड़ी जानकारी रखते हैं तो वो थोड़ा अपने आप को उच्च समान मानने की कोशिश करते हैं, और जो सामान्य नागरिक है उन्हें जब उनकी जानकारी नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, उसके एक निम्न स्तर अपने आप को समझते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज हो,
तो कभी कभी प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर मजदूर हो, इन सभी पर एक ही कानून लागू होता है और कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के अधिकार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। कि आपका यदि आपके पास में उच्च पद है तो आप उसके संबंध में आप अपने आप को किसी भी प्रकार का आप अपने व्यवहार में दावा नहीं कर सकते कि मैं ऐसे कर सकता हूं। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। ठीक, देखिए प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला और सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उसे निर्दोष साबित कर दिया था। क्या? निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा और अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। देखिए यदि ये वहां पे अपने जो पद है उसका दुरुपयोग करते या कानून को अपने कानून से बड़ा समझते, तो जब प्रधानमंत्री है तो वो तो एक देश का मुखिया हो गया, ठीक है। तो उसके जब उसे आम नागरिकों की तरह अदालत में जाना पड़ा, अपनी सफाई का यानी कि अपने निर्दोष का जो सबूत है वो उन्हें गवाही वहां पे देनी पड़ी, सबूत उन्हें देना पड़ा और अपने आप को निर्दोष साबित करवाना पड़ा, क्योंकि उन्हें भी वही मेहनत करनी पड़ी जो आम नागरिक को अदालत में जाना पड़ता है वैसे ही। ये एक उदाहरण के रूप में है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जब तक मामला चला था तो उन्हें कागजों का यानी कि दाखिल करने पड़े थे, लेकिन अब इस पे बात कर लेते हैं कि इस बुनियादी स्थिति को संविधान में समानता के अधिकार पर कुछ निहितार्थ को स्पष्ट करके और साफ किया गया है और सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और धर्म यानी कि जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, कोई सा भी लिंग हो, स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो या कोई सा भी इस तरह से आए, चाहे वो शहर से आए चाहे ग्रामीण से आए, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। दुकानदार हो, दुकान हो, होटल हो या सिनेमाघर जिस सार्वजनिक स्थल में भी किसी भी प्रकार से किसी को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और भी सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता कि मान लीजिए कोई कुआं है तो उसमें पानी पीने से, अभी आजकल आपको देखने को पड़ता है कि जो ग्रामीण इलाका उनमें ये आमतौर पर आपको देखने को मिल जाएगा कि तालाब, कुआं या स्नान घर या फिर कुआं रहता है तो उसमें क्या रहता है कि कुछ समाजों को उसमें पानी नहीं लेने दिया जाता और आए दिन आप देखते होंगे इनके मुकदमे भी आपके सामने आते रहते हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम छोटी सी का आगे बात कर लेते हैं कि खेल मैदान पे भी कभी कभी हो जाता है सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी भी प्रकार से किसी को वंचित नहीं किया जाता। तो ये सभी चीजें क्या है, ये समानता के अधिकार के अंदर आ रही है और ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों द्वारा क्या होता है, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। कभी कभी कुछ कुछ सामाजिक या कुछ कुछ समुदाय ऐसे हैं वो क्या करते हैं, किसी किसी समाज को उसका उपयोग करने से मना करते हैं और रोकते हैं। तो इन्हीं प्रकार में ये गलत है, ठीक है। यानी कि समानता के अधिकार के अंदर है तो उसके संबंध में कि सभी को समान, ठीक है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी भी पद पर नियुक्ति हो, सरकार में किसी भी पद पर आप नियुक्ति हो या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर है वो समान है। अवसर क्या है, अवसर की समानता। उसमें ये नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा कुछ नहीं, सबको समानता होता है। तो उनके आधार पर आप यहाँ पे छोटा सा आपको यहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में ये आप यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मौलिक अधिकार हैं, तो इसमें 3 ऊपर है 3 नीचे है, ठीक है। पहला देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम समानता के अधिकार पे बात कर रहे हैं। इस पे भी हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। कभी कभी आप देखते होंगे कि शोषण करते हैं जो उच्च वर्ग के लोग हैं या जो कमजोर लोग हैं, उनसे जो शक्तिशाली लोग हैं वो शोषण करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो धार्मिक हैं, धर्म हैं, उनके संबंध के अधिकार में स्वतंत्रता। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, कभी कभी शैक्षणिक शिक्षा भी आपको देखा होगा कि जो उच्च या अमीर लोग हैं तो वो एक उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, या अभी भी कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। सांस्कृतिक हुआ, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान के जो
है उससे संबंध में आ गए। तो ये 6 अधिकार हैं, तो इनके बारे में भी हम एक एक करके सभी को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर इनको उतारने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसी के संबंध में कि अवसर की समानता है, कि जो अवसर हैं उनके बारे में, कि अवसर की समानता, किसी भी नागरिक को रोजगार के योग्य अयोग्य का करारा नहीं दिया जा सकता। कभी कभी आप देखते होंगे कि वहां पे क्या कर दिया जाता है कि किसी को अयोग्य कर दिया जाता है और उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और पहले हमने कई अध्यायों में हमने पढ़ा है कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। इनसे क्या हुआ कि जैसे कुछ समाज हैं वो पिछड़ी हुई हैं, तो उनको क्या अधिक एक आरक्षण दे दिया गया, जिसके माध्यम से क्या किया गया कि वो अपनी जो जीवन शैली है उन्हें आसानी से सही कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि है कि उनको क्या करना पड़ता है कि वो अपने जीवन के अंदर वहां से जो उनको अधिकार दिए जाते हैं या उनको आरक्षण दिया जाता है, तो वो उसका एक प्रयोग करके वो एक अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं। ठीक है, या सभी को समानता के लिए इस प्रकार से सरकार आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो अनेक सरकारी विभिन्न योजनाओं के तहत भी नौकरियों में स्त्री, गरीब व शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। आपने देखा होगा कि स्त्रियों को कभी कभी सीट फिक्स की जाती है कि इतने पर स्त्रियां होगी तो होगी। गरीबों के लिए, जिनकी आय कम होती है, तो उनके लिए अलग से किया जाता है। जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनके लिए अलग से रखा जाता है, क्योंकि मान लीजिए कहीं कहीं आपने देखा होगा कि किसी के अंदर कुछ नौकरियां ऐसी है या कुछ रोजगार ऐसे हैं, कुछ काम धंधे ऐसे हैं, तो उनके अंदर वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक अलग से स्थान आरक्षित किया जाता है ताकि सभी समान रहे। आप ये सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है कि हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना, और समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने के समान अवसर उपलब्ध कराना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो काम करने में सक्षम नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, उससे अधिक काम उससे करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से न होकर कि सभी को समान रखने के सुनिश्चित करता है, और आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह आरक्षण का समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है और नहीं। अब यहाँ पे आप एक टैटू देख रहे होंगे, ये कि हर आदमी जनता है और अमीर आदमी मुकदमे के समय अच्छे वकीलों की मदद ले सकता है, फिर कानून के समक्ष समानता की बात का क्या महत्व रहता है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि जिनके पास अधिक पैसा रहता है तो वो क्या कर लेते हैं कि वो अपने आप को सही साबित करवा देते। कैसे कि वो अच्छे वकील कर लेते हैं या कोर्ट कचहरी अच्छे कर लेते हैं, तो उनके बारे में तो वो क्या कर लेते हैं, आसानी से उसके अंदर थोड़ा अपना जो पद है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो ऐसा कभी कभी आपको, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आगे छोटी सी चर्चा इसमें और कर लेते हैं, और इन्हीं में है कि जब आरक्षण का समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, तो अब इसमें इसको आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये खिलाड़ी देख रहे हैं, तो इसमें सभी को समानता का अधिकार है, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें छोटी सी कि छुआछूत के अनेक रूप, इनके बारे में कि 1999 की बात है। तो इसमें एक प्रसिद्ध पत्रकार है पी साईनाथ, याद रख सकते हैं आप, या दलितों या अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी थी। ये 1999 की बात है। तब एक पी साईनाथ नामक एक पत्रकार थे प्रसिद्ध, तो उन्होंने एक दलितों या अनुसूचित जाति थी तो उनके खिलाफ जो छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, तो एक अंग्रेजी अखबार आता है, अभी भी आता है, द हिंदू। तो ये हिंदू में एक लेखमाला लिखी। तो वे देश के अनेक स्थानों पर गए और वहां पे जो पाए, उन्होंने वहां पे जो देखा उन्हीं का वर्णन वहां पे किया। तो चाय की दुकानों पर 2 तरह की कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए और दूसरा बाकी लोगों के लिए।
हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। जो आप देखते हैं जो कटिंग करने वाले होते हैं वो दलितों की कटिंग नहीं करते थे और उनकी दाढ़ी भी नहीं बनाते थे। तो दलित छात्राओं को, जो छात्र हैं, उनको कक्षा में अलग बैठना होता था और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता था। दलित दूल्हों को बाराती में घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता था। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता था और उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता था। तो ये जो सभी काम है, ये छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। और क्या आप इनके इलाके में कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? तो देखिए, अभी तो अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है। वैसे कभी कभी आजकल अखबारों में या आप खबरों में पढ़ते रहते, कभी कभी देखिए छात्रों से अभी अभी कई घटनाएं राजस्थान के अंदर ऐसी, या भारत में कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको। वैसे बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अपवाद हैं, तो वो तो हैं। तो अलग घड़े रखे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। बाल तो ये तो आजकल काटते हैं, वैसी बात नहीं है। दुकानों पर इस प्रकार के भी अलग अलग कप तो नहीं मिलते हैं एक्चुअली, मैंने देखा वहाँ पे। तो अभी ये प्रचलित है कि दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अभी इक्वली आ रहा है कि जल्दी ये समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार से ये समानताएं, ठीक है। तो आप ये गौर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में फिर हम आगे चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। कि किसी की तरह का जो भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। और संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करता है। सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यह छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। ये उन सारी सामाजिक मान्यताओं व आचरणों को भी गलत करारा देता है जिसमें किसी खास जाति या जन्म, किसी जाति में आप जन्म ले लेते हैं, उससे जन्म लेने भर से लोगों की को नीची नजर से देखा जाता है और उसके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने इसे छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया। देखिए, संविधान के अंदर ही क्लियर है कि यदि आप छुआछूत करते हैं तो आपको एक कठोर सजा देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हमने पहले पढ़ा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से आप स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि नॉर्मली सिंपली आप समझ पाए कि समान का मतलब सब समान, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब समान। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा आपको बता देता हूं कि कैसे होता है कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी को, ये नहीं है अभी भी कि जो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आए वो करें, क्योंकि इसका भी एक लिमिट है। हमारा जो संविधान है उसमें स्पष्ट रूप से ये भी है कि किस व्यक्ति को कितनी आजादी है, ठीक है। आजादी का मतलब यानी कि स्वतंत्रता, ये नहीं कि आप गलत काम करते जा रहे हैं, अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना, न सरकार का न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, इसमें हमें यह आदेश न दें कि इसे ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है। उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कैसी स्वतंत्रताएं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोगों की इच्छाओं की, लोगों के जो विचार हैं उनकी स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण से आप कहीं पे भी कोई सी भी जगह पे आप जमा हो सकते हैं, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, चला सकते हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश में कोई सी भी जगह आप आ जा सकते हैं, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं होगी।
देश के किसी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है। किसी भी देश में किसी भी किसी भी स्टेट के अंदर, कोई से भी जिले के अंदर, किसी भी स्थान पे आप रह सकते हैं। कोई भी काम करो, धंधा चुनने या पैसा करने यानी कि आप कोई सा भी काम करें उसमें आपकी स्वतंत्रता है। धंधा कोई सा भी आप करें उसमें भी आपकी स्वतंत्रता है। पैसा आप कैसा भी कमाएं उसके भी आपको स्वतंत्रता है। तो आपको याद रखना कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते कि जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। ऐसा तो नहीं कर सकते भाई। आपको जो स्वतंत्रता दिया गया है तो उसका एक क्राइटेरिया तो है। तो आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आपको जो सुविधाएं, आपको जो स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि जैसे आप भीड़ जमा कर लेते हैं, आपका ले लेते हैं कि भीड़ वाला। कभी कभी ये देखने को मिल जाता है कि कहीं पे आप आंदोलन कर रहे हैं, भीड़ जमा हुई है आपकी, तो क्या करते हैं वहां पे दंगे फसाद हो जाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को या अन्य लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यदि कुछ भी कर रहे हैं तो उसको यानी कि किसी दूसरे को जो अधिकार मिले हैं तो दूसरे को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा संविधान आपको स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम से समझाना चाहता है। आगे बात करते हैं कि आप वह सब करने के लिए आजाद हैं जिसमें दूसरों की परेशानी ना हो। ध्यान रखिएगा, दूसरों की परेशानी, दूसरे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। यानी कि एक स्पष्ट रूप से संविधान में ये दर्शाया गया है कि आपको जो स्वतंत्रता मिली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो और आप अपनी मनमानी करते जा रहे हो, तो उसका कोई लाइसेंस पाने लेना यहाँ पे उसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। इसी कारण समाज की व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। क्योंकि देखिए, यदि पाबंदियां नहीं लगाएगी तो लोग के अपराध, घोर अपराध हो जाएंगे और उससे बहुत दंगे फसाद और बहुत परेशानी होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं जो अभी आपको वहां पे हमने पहले बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल में कि अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था तो उसके बारे में हम छोटी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने, कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। आप आजादी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी कलाएं उन्हें विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को बारे में गलत बोलें, ठीक है, दूसरे के बारे में गलत लिखें जिससे उसकी जो स्वतंत्रताएं हैं उनका हनन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। हम यदि किसी दूसरे से विचार विमर्श नहीं करेंगे, और क्योंकि ये कन्फ्यूजन आम लोगों में रहता है, वो आपने सुना भी होगा कि बैठकर बात करने से समस्या का हल निकलता है। यदि आप उस प्रकार से नहीं करते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और आप जिसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं अपने आप से, तो उसे भी परेशानी होगी। तो आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है। यह नहीं है कि आपके जैसे आपने क्लास में हो या आप कहीं पे वोट देते हैं तो उससे आसानी से समझ पाएंगे। कई लोग वोट देते हैं तो उसका मतलब ये है, या आप मान लीजिए आप सिंगल ऐसे व्यक्ति हैं या क्लास में आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें यदि आपने कुछ अलग तर्क रख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो सकते हैं। मान लीजिए वो जो इतने लोग हैं उनसे कहीं कोई गलती या मिस्टेक हुई हो और आप उसके बारे में अच्छा विचार रख रहे हैं, तो ये भी आपको आजादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। सरकार से भी आप, सरकार की कोई नीति है या संगठन की कोई गतिविधियां हैं तो आप वहां पे यदि आपको लगता है कि दिस इज नॉट गुड या राइट, तो आप वहां पे असहमति रख सकते हैं। और
अपने माँ बाप या दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र हैं। ये आप देखते होंगे कि आम तरह से कि आम जब देखते हैं तो वहाँ पे लोग जो सरकार हैं उनकी नीतियों के बारे में अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार, अपने, तो उनके बारे में आप सुनते होंगे या आप भी करते होंगे बात, क्योंकि ये आम है। तो यह आपको एक स्वतंत्रता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है यदि मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भिड़ जाते हैं दो पक्ष और वो आपस में लड़ मरते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके विचार हैं, आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये अब आगे छोटा सा एक सवाल आता है कि क्या गलत और संकीर्ण विचारों का प्रचार करने वालों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या उन्हें लोगों को भ्रमित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है इरफान खान, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसी संबंध में कि ऐसी स्वतंत्रता, आपको ऐसा स्वतंत्र नहीं होना चाहिए कि आप किसी लोगों को भ्रमित करें या आप जो लोग हैं तो आप उन्हें गलत जानकारी दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए, जैसे आप देखते हैं कहीं भी आप किसी का भी प्रचार प्रसार करते हैं तो वहाँ पे आप पर्चा छपवाकर, पोस्टर छपवाकर आप अखबारों में आप ऐड देखें, आप इस प्रकार से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आप ये काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। कभी कभी ये देखा जाता है कि क्या हो जाता है कि आप किसी के बारे में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो आप ऐसी चीजें वहां पे बोल देते हैं या प्रदर्शित कर देते हैं जिससे हिंसा भड़क जाती है, यानी कि हिंसा हो जाती है, जिससे दो समुदाय आपस में लड़ पड़ते हैं और उससे कई लोगों को नुकसान होता है। तो ऐसी स्वतंत्रता आपको नहीं है, ठीक है। आगे कि आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते हैं। कभी कभी ये आपको देखने को मिलता है कि कई लोग क्या करते हैं कि वो जो सरकार है उसके खिलाफ बगावत करने के लिए झूठे उकसा देते हैं और झूठी बातें बोल देते हैं, जिसके कारण कि या फिर क्या करते हैं कि किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसके प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने के आपको स्वतंत्रता का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। यानी कि मेन जो मोटो है यहाँ पे आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपको जो स्वतंत्रता मिली है तो आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप किसी दूसरे को ठेस पहुंचाकर अपने आप को सही साबित नहीं करवा सकते। आगे बात करते हैं कि नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार। यह भी आपको बताया था कि कहीं पे भी आप जमा हो सकते हैं, तो उनके बारे में ही हम टॉपिक कर लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ये चीज भी है कि कहीं पे भी आप कोई भी मुद्दा है तो आप वहां पे शांतिपूर्वक आप बैठक कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकालने का आपको ये सभी अधिकार है। लेकिन इससे यह नहीं होना चाहिए कि सरकार को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे, आम संपत्ति को यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को या किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। शांति से आप आराम से कोई भी बैठक कर सकते हैं। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए, कि समाज के अंदर अव्यवस्था और अशांति नहीं फैलनी चाहिए, जिससे कि सरकार को ही नहीं बल्कि लोगों को इस प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि कभी दो पार्टियां हो जाती है तो उनमें क्या हो जाता है कि वो लोग क्या करते हैं, हथियार रख लेते हैं, जिससे बहुत हानि हो जाती है या कभी कभी हिंसा भी भड़क जाती है।
तो नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आजादी है। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता, आप देश में कहीं पे भी घूम सकते हैं, इसकी आपको आजादी है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसे इस शहर को भी देखा भी न हो या उससे कोई संपर्क भी ना हो, फिर भी वह भारत का नागरिक होने के नाते उसका पास में एक अधिकार है कि वो इसी अधिकार के चलते लाखों लोगों के गांवों से निकलकर वह शहरों में या देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करने का उसके पास में एक अधिकार है। पैसा चुनने के मामले में भी ऐसा ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता है कि सिर्फ आपको यही काम करना है, या महिलाओं को ये नहीं कहा जा सकता है कि फला काम आपके लिए नहीं है। पिछड़ी या कमजोर जातियों के लोगों से यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहे। कि इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता का अधिकार है तो सभी को स्वतंत्रता है। ये नहीं है कि आप कई लोगों को, क्योंकि पिछड़े या कमजोर लोग हैं तो आप उन्हें दबा दें, ये अभी आ जाता है। स्वतंत्रता और जो समानता है, इसमें थोड़ी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इरफान खान का वापस यहीं पे, तो हमारी मांगे पूरी करो, ये एक शांतिपूर्ण तरीके से या ऐसे यानी कि भीड़ वाली जगह है तो आप एक शांतिपूर्ण तरीके से आप कोई भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। संविधान जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने का निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं, कि जीने का अधिकार है तो उससे हम आपको वंचित नहीं कर सकता है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर, इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत में किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। देखिए, जब तक कानूनी अधिकार नहीं है तो आपको बिना किसी कारण के या ऐसे ही आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना ही जब तक जो अदालत है किसी व्यक्ति को सजा नहीं सुना देती मौत की, तब तक उसे मार नहीं सकते हैं। तो अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होगी। जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, ठीक है, तो उसको उसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि आपको जो अरेस्ट किया गया है वो अरेस्ट क्यों किया गया है, तो इसकी पूरी जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, आवर्स के अंदर प्रस्तुत करना होता है। किसी को भी, यदि आप भी ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंदर स्पष्टली लिखा गया है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जो पास का मजिस्ट्रेट है उसके सामने, गिरफ्तारी के सामने उसे 24 घंटे के भीतर उसे वहां पे यानी कि ले जाना पड़ता है और वहां पे प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो हमारे संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है और इसका एक कठोर सजा का प्रावधान भी है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार है। कि आपको ऐसा भी है कि यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप वकील रख सकते हैं और आप अपनी जो बेगुनाही का सबूत है वो आप वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्प लेने के लिए आपको वंचित किया जाए। ठीक है, तो आगे हम छोटा सा बात कर लेते हैं कि ये स्वतंत्रता के अधिकार की उल्लंघन है। हाँ, यदि जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, तो आइए एक बार फिर जो ग्वांतानामो बे और कोसोवो को याद करते हैं। और इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को भी स्वतंत्रता से सबसे बुनियादी दो चीजों, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। तो आप ये जो हमने पिछला टॉपिक था, पिछला जो पार्ट था, उनके बारे में पिछले अध्याय में भी हमने बात किया था। तो कई आपने घटनाएं वहां पे देखी थी, तो उनमें इन अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम छोटी सी बात करते हैं कि भारत सरकार ने सलमान
रुश्दी की किताब थी सैटेनिक वर्सेज को इस आधार पर प्रतिबंध कर दिया गया था कि उसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया था। जो भारत सरकार थी, यहाँ पे कुछ उदाहरण है कि जो सलमान रुश्दी था तो उसकी जो किताब थी सैटेनिक वर्सेज, उसको प्रतिबंध कर दिया गया था कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके अनादर का भाव उसमें दिखाया गया था और इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी, तो सरकार ने उसे बैन कर दिया। हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है कि वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है। देखिए, यदि जो आप फिल्में देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि अच्छी है या बुरी है, उसमें कुछ अनन किया गया, लेकिन उस मूवी को प्रदर्शित करने से पहले जो सरकार है उससे उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, जो सेंसर बोर्ड है उससे, कि देखिए जब वो उसे पूरी छानबीन करती है, उसके अंदर यदि लगता है बोर्ड को कि हाँ ये सही है, इसमें कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी, तो उसे अनुमति देती है और उसके बाद में वो रिलीज होती है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्थाओं के कुछ क्षेत्रों में काम करने वाले जो यूनियन बनाने या हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था कर रही है कि जो काम करते हैं तो उन्हें यूनियन बनाने या हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ खास में हो रहा है, ये औद्योगिक क्षेत्र या अर्थव्यवस्था में कई जगहों पे हो रहा है। नगर प्रशासन ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मद्देनजर शहर में रात 10 बजे के बाद में सार्वजनिक लाउड स्पीकर माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर में कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो वहां से एक नगर प्रशासन ऐसा है कि 10 बजे के बाद में आप कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कई बच्चे अध्ययन करते हैं या कई जो व्यक्ति है उनका सोने का टाइम रहता है तो वो उसमें इससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस बारे में आपको अच्छे से समझाया हूँ ताकि फ्यूचर में आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।